अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ करामत खान, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो दूसरा टॉपिक है, वैसे उसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं, लेकिन वो एक ख़ास सिंपल इंट्रो था। आज हम उस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम हमारा है जी आयनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ये आज का हमारा टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को जो है ना वो आपके पेपर में भी नज़र आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट एमडीकेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं और इसको समझना है आप लोगों ने। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, वो तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन एमडीकेट और एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और वो ये है, नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आप लोगों को पता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आप लोगों ने उस लेक्चर में देख लें, आप लोगों को अंदाज़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। यहाँ पे कुछ बातें हम और लिखने जा रहे हैं और ये आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है। नंबर 1, ये क्या है? इट इज़ एनर्जी एसोसिएटेड with the removal of electron। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बजाय आप लोग लिख सकते हैं लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ जो है ना अटैच ना हो। हेल्ड इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ये तो वही बातें हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के वो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन याद रखना है यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम अमाउंट, कम एनर्जी जी। ये क्या है? कम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। कम एनर्जी का मतलब क्या? कम एनर्जी इसलिए कि मैंने ऊपर लिखा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है? लूजली हेल्ड। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करते हैं और आप लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको न्यूक्लियस के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए आपको कम से कम एनर्जी जो है ना वो चाहिए उसको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। अगला पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट इज़ एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। ये एटॉमिक भी हो सकती हैं, ये एलिमेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं, एंड ये आपके पास मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये एमसीक्यूज़ बेस है, आप लोगों को इसको याद करना होगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी आप इलेक्ट्रॉन एटम से भी रिमूव कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन एलिमेंट से भी रिमूव कर सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से भी रिमूव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर एटम से रिमूव करना है तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट और एटम का इतना कुछ खासा फ़र्क नहीं है। अगर एटम से रिमूव करना है तो हो सकता है एलिमेंट से रिमूव हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल से भी कभी कभार जो है ना हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा होगा, वहाँ पे जब हम सैंपल को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्या बन जाते हैं? कैटायन बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी आयनाइजेशन ही होती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, तो अगला पॉइंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कि ये वो प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू हीट। हीट से रिलेटेड है, हम हीट देते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों ने जो याद रखना है कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का जो प्रोसेस है, यानी जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है आपके पास?
एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या कि यहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसका साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगला पॉइंट जो आपके पास है वो ये है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। इसके थ्रू क्या बनते हैं जी, आपके पास कैटाइंस बनते हैं। ये कुछ बातें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों से वो पूछा, ये भी पूछ सकता है कि इसको कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं, तो आपके पास इसके 3 यूनिट हो सकते हैं। एक हम कहते हैं किलो जॉल पर मोल, एक हम कह सकते हैं यहाँ पे किलो कैलोरीज, और एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 यूनिट हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बातें जो है ना वो थोड़ी आसानी से समझ आ सके। सपोज़ करें आपके पास मैग्नीशियम है जो गैसियस स्टेट में है। अगर इस मैग्नीशियम को आप इतनी एनर्जी दे दें कि इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो इस एनर्जी देने को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, और इसके दौरान जो एनर्जी हम देते हैं वो आपके पास क्या होता है, 3738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हम देते हैं। और यहाँ पे हम क्या ले देते हैं, पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी, अगर हम इसको देखें, एटॉमिक प्रॉपर्टी है, एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, हम एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इसलिए है कि हम हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है कि अगर आप हीट को देख ले तो आप वहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन जो है ना वो नज़र आएगा। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। ये जो आपके पास बना, ये क्या है, आपके पास कैटाइन है, इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या बननी चाहिए, कैटाइन जो है ना वो बनना चाहिए। सही है। ये सिंपल सा एक इंट्रो है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इतनी बातें याद रखना आप लोगों के लिए एमसीक्यूज बेस के लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं ज़रा अपने दूसरे टॉपिक जो इसी का है, वो क्या है आपके पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। ये वैसे दिखने में आसान है, अगर वो चीज़ें मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो आप लोग कहें कि सर ये तो हमें आता है। हाँ, ये दिखने में आसान है, बट अगर इसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहें तो फिर चीज़ें बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, पहला फैक्टर आपके पास क्या है, फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 1 आपके पास है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है तो आप लोगों को पीरियड टेबल याद होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, आपको ये सारा कुछ आना चाहिए, तभी आपको इसकी चीज़ की समझ आएगी। सही है। कहते हैं कि आप लोगों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द एटॉमिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप एटॉमिक साइज को क्या करते हैं, अगर एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होगी। एंड क्या जी, वाइस वर्स, और इसका उलट, यानी अगर आप एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और इसका उलट, यानी अगर आप एटॉमिक साइज को कम करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, इसको रीज़न इस तरह वर्डिंग के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ज़रा मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ज़रा आप लोग इसकी चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब आपके पास एटॉमिक साइज क्या होता है, जब आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिक्रीजेस,
जिसकी वजह से हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए, टू रिमूव दैट, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हिंस हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखें, कहते हैं कि जब एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो दूर जाने लगते हैं, और जब दो चीज़ें एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच में जो ताल्लुक़ होता है वो कमज़ोर होने लगता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो ताल्लुक़ होता है, जो फोर्स होता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो कम होने लगता है। इसलिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और यूँ हमारे पास एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर देखिए ज़रा, मैं आपसे कहता हूँ जी इनमें बताएं, आपके पास लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम है और सीजियम है। मैं आपसे कहता हूँ जी इसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सपोज करें ये आपके पास ऑप्शन ए हो, ये आपका ऑप्शन बी हो, ये आपका ऑप्शन सी हो, और ये आपका ऑप्शन क्या हो, डी हो, और आपसे पूछा जाए कि बताएं जी इसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप लोगों ने कैसे बताना है, आप लोगों ने एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड को समझना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है कि इनका रिलेशन क्या है आपस में, कि दो लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, सीजियम, इनका रिलेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, ग्रुप रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ग्रुप रिलेशन है। और जब ग्रुप रिलेशन आपके पास होगी तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने डिस्कस करना है डाउन द ग्रुप। क्या जी, डाउन द ग्रुप आप लोगों ने क्या करना है, डिस्कस। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या, कहते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप, तो आपके पास एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। और जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है एनर्जी क्या होती है, कम, और आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम। यानी आपने देखना होगा कि इनमें जो डाउन द ग्रुप होगा, इनमें जो डाउन द ग्रुप होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जो अप यानी ऊपर होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी। अगर इसके हम अरेंजमेंट की बात करें तो देखो आपको पता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटाशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आखिर में कौन आता है, फ्रेंशियम। अगर देखा जाए तो लिथियम सबसे पहले, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर आपके पास सोडियम आ रहा है, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सोडियम। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पोटाशियम से ज़्यादा, और पोटाशियम की ज़्यादा है रुबिडियम से, और रुबिडियम की ज़्यादा किस चीज़ से, फ्रेंशियम से ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो देखें आपके पास किसकी एनर्जी ज़्यादा है, लिथियम की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिथियम है, ये जो आपके पास क्या है, लिथियम है, इसकी साइज़ क्या है जी, स्मॉलर है, ये स्मॉलर साइज़ रखने वाला है। और ये जो फ्रेंशियम है ये क्या है जी, लार्जर साइज़ रखने वाला है। क्या है जी, ये आपके पास लार्जर साइज़ रखने वाला है। आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो समझ लेना है। अच्छा, अगर हम इसको देखें, एक और एग्जांपल अगर इसमें हम करने की कोशिश करें, तो अगर इसको लग देगा, मैं आपसे कहूँ कि जी इसमें बताएं, शाबाश, आपके पास है लिथियम है, आपके पास बेरिलियम है, सही ना, इन दोनों में बताएं। चलो इन दोनों में डिस्कस करते हैं कि इनमें जो है ना किसकी एनर्जी क्या है आपके पास ज़्यादा और किसकी एनर्जी कम है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने कहा आप लोगों ने इसके रिलेशन को डिस्कस कर लो, ये कौन सा रिलेशन है। देखिए लिथियम और बेरिलियम जो है ये पहले ग्रुप से हैं, ये कौन से ग्रुप से हैं, पहले ग्रुप से, और ये आपके पास क्या है, सेकंड ग्रुप से हैं। तो इनका जो रिलेशन है ये ग्रुप तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक फर्स्ट से, दूसरा क्या है, सेकंड से। इसलिए इसका जो रिलेशन है वो क्या है, पीरियाडिक रिलेशन है, यानी एक दूसरे के किसके लाया करते हैं, सेम पीरियड में लाया करते हैं। तो इसलिए लिथियम जो है पहले आता है, और फिर कौन आता है आपके पास, बेरिलियम। और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं, क्या जी, लेफ़्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि आपके पास लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसलिए जो पहले आएगा उसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, जो बाद में आएगा उसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, कम होगा। जिसका एटॉमिक साइज़ कम होता है उसका एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा, और जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होती है एनर्जी क्या होती है, कम। तो आप लोगों ने बताना है कि जी बेरिलियम की एनर्जी क्या है, लिथियम से
ज़्यादा है। ये आप लोगों ने सीखना है। ये तब आप लोगों को बातें समझ आएगी जब आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को पूरा टेबल याद होगा कि 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, इनके बीच में जो है ना वो रिलेशन किस नोयत का है, वो आपस में ग्रुप में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, या वो आपस में जो है ना पीरियड में रिलेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है उसको हम अपने लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इसके फैक्टर को यहाँ पे करते हैं। आपके पास होता है न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां देखें जरा, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। आप अगर पहला लेक्चर देख ले तो आपको वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की समझ आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। इसलिए कहते हैं कि उसको पढ़ाने इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे फिर वो डिस्कस करेंगे या आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने उसको पे अलग लेक्चर जो है ना वो डिलीवर किया, वो आप लोग देख लें। कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों का क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जब एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी क्या होता है, इंक्रीज। कहते हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, अगर वो भी आपके पास क्या होता है, बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। ये भी आप लोगों ने जो है ना याद रखना है। क्यों बढ़ती है, देखिए न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को उसमें समझाया था कि ये एक पुल होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का एक पुल होता है। जो न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें तो वही बात आ जाती है। इधर देखें, कहते हैं कि अगर आपके पास, हम एक के लिखते हैं, दोनों के लिए फिर एक जैसा होगा, चलो हम न्यूक्लियर चार्ज के लिखते हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पास ग्रेटर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब क्या है, हैंस आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों के बढ़ाने से आपके पास एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा। चलें एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछा जाए जी आपके पास है लिथियम है एंड आपके पास क्या है जी, एक फ्लोरीन है। आपसे कहें कि जी इसमें बताएं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अच्छा सुने, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखें आयनाइजेशन एनर्जी याद रखना, चलो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने ग्रुप और पीरियड के बीच में रिलेशनशिप को जो है ना वो डिस्कस करना है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को और आसान सा न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस बता दूं तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर जो है ना वो एटॉमिक नंबर याद रखना है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। याद रखें ज़रा, वो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, असल में न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। सही है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो किसका जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है जो 9 है, किससे, लिथियम से। इसलिए फ्लोरीन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, किससे, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी से। सही है, ये आप लोगों ने एक तो ये सिंपल सा मेथड आप लोगों ने इसकी जो है ना वो याद रखना है। एटॉमिक नंबर को देख के, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ज़्यादा। यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा है। अगर हम इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखें
जेड इफेक्टिव में देखें तो जेड इफेक्टिव आप लोगों को याद है वो हमारे पास जेड यानी एटॉमिक नंबर माइनस इनर इलेक्ट्रॉन के बराबर था। तो अगर लिथियम को आप लोग देख लें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसके इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसका जो जेड इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास +1 आ रहा है, ये याद रखें। अगर हम यही जेड इफेक्टिव किसके लिए निकाल लें, यही जेड इफेक्टिव हम फ्लोरीन के लिए निकाल लें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 और इसके इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, इसके इनर इलेक्ट्रॉन है 2। तो अगर आप लोग देख लें तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है +7 आ रहा है, यानी फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किस चीज़ से, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी से। ये यहाँ पे आप लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे जो है ना वो समझ लेना। अब आते हैं हम ज़रा अगले फैक्टर की साइड पे, और वो इतना खासा मुश्किल भी नहीं, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी, और वो आप लोगों के पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को डेफिनेशन में हमने उस स्ट्रक्चर में जो है ना यहाँ पे डेफिनेशन भी करवाया था, वो आप लोग देख ले, आप लोगों को अंदाजा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। बट हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का जो रिलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, यानी जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जब शील्डिंग इफेक्ट कम होता है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है एंड वाइस वर्स, और इसका उलट, ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए इसका भी रीज़न इतना मुश्किल नहीं है। देखें कहते हैं कि जब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, किन के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल सा मेथड है, इसमें से कुछ ना मुश्किल बातें नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ही रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपके पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी ज़्यादा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देखें अगर इसके एग्जांपल हम कंसिडर करें तो बार बार मैं आप लोगों से दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्रुप याद रखना है, ग्रुप रिलेशन, पीरियड रिलेशन याद रखना है। इधर देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेरिलियम है, मेरे पास कैल्शियम है, मेरे पास जो है ना वो मैग्नीशियम है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताएं जी इसमें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा है, तो आपने देखना होगा कि ये तीनों जो है ना किस तरह के रिलेशन में है, एक दूसरे के साथ ग्रुप रिलेशन में है, और ग्रुप रिलेशन में ये दूसरे ग्रुप में है। और जब हम ग्रुप रिलेशन को देखते हैं तो बेरिलियम पहले आता है, फिर मैग्नीशियम आता है और फिर आखिर में आपके क्या पास क्या आता है, कैल्शियम आता है। तो अगर इधर आप लोग देख लें तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है आपके पास, इंक्रीजेस। क्या जी, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीजेस। सही है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखने वाला कौन है, बेरिलियम है, फिर कौन है, मैग्नीशियम है, और फिर कौन है आपके पास, कैल्शियम है। देखें ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, बट ये आप लोगों ने याद रखने। इसी के बेसिस पे आप लोगों के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा, इस तरह सीक्वेंस दिए जाएंगे 3-4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा ठीक है। तो आप लोगों ने फिर देखना होगा कि कौन सा मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, फिर जाके क्लिक कर देना है कि ये ठीक है या नहीं है। सही है जी। आगे जो अगला है हमारे पास, अगला फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है जी पेनिट्रेशन इफेक्ट। वो आपके पास है जो अगला फैक्टर है वो कौन सा है जी, पेनिट्रेशन इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं सब शेल इफेक्ट। इसको ज़रा देखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन
एस सब शेल में है तो उससे के निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी में है फिर उसके बाद आपके पास डी आता है और फिर आपके पास कौन आता है, एफ आता है। ये याद रखना है। यानी कौन सा न्यूक्लियस के करीब है, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा, जो सब शेल न्यूक्लियस के करीब होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी हम लिखेंगे कैसे कि ऑर्बिटल्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजर होगा विल रिक्वायर्ड हाई आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर कोई न्यूक्लियस के करीब है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर आपके पास सब शेल और इसमें इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी भी उसी के मुताबिक जो है ना वो कम होती जाएगी। यानी न्यूक्लियस से दूर तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो ये देखें, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बेरिलियम देख लें और साथ साथ आप बोरॉन देख लें तो क्या, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5। अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें तो 1s2 2s2 आ जाता है। अगर आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें तो आपके पास क्या आता है 1s2 2s2 और यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास 2p1। देखें ये दोनों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ये 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 801 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। और अगर मैंने इससे ये इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकालना हो, कितने, एक इलेक्ट्रॉन, मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 900 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब खुद देखें ना, मैं जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। तो ये इसकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। और जब मैं पीछे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो कितनी चाहिए, 801, ये भी इसकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2s हो, अगर वो ऐसा पूछ रहे कि आपके पास 2s एंड 2p है, बताया अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो किसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी, तो आप लोगों ने बताना है कि एस के लिए। किसके लिए, एस के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा है। इसलिए ये सीक्वेंस आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो हमारे पास अगला है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे लाजमी जो है ना MCQs पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इसको हम नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आल्सो अफेक्टेड द आयनाइजेशन एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आल्सो अफेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आल्सो अफेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे करते हैं इफेक्ट, आइए डिस्कस करते हैं इसको भी, ठीक है जी। इसको भी साथ साथ जो है ना वो डिस्कस करते जाते हैं। देखें चीज़ें आसान है। आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 आपके पास हो सकता है जी, कौन सा, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या आपको लिख सकते हैं ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है,
पार्शली फिल्ड कौन सा हो सकता है, पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड लिख देते हैं यहाँ पे ताकि समझना आसान हो। कौन सा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन, सब शेल कन्फिग्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और आखिर में आपके पास क्या आ रहा है, पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इन तीनों में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है। तो याद रखें आपके पास, इसको मैं कंसिडर करता हूँ ए, इसको मैं कंसिडर करता हूँ बी, इसको मैं कंसिडर करता हूँ सी। याद रखें जो ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, और बी ज़्यादा स्टेबल है सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ क्या है आपके पास, स्टेबिलिटी है। और ये बहुत ही आपके पास वो जाने पहचानी बात है कि जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास जो है ना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए जी, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लिखाई पे ज़्यादा फोकस ना करें, जो मैं कह रहा हूँ उसको भी आप लोगों ने अपने पास जो है ना वो नोट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए टू रिमूव क्या जी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा हमने क्या करना है, हमने कुछ एलिमेंट डिस्कस करने हैं, सही है, और उस एलिमेंट के बेसिस पे हमने आके जो है ना वो बता देना है कि किसकी एनर्जी क्या है और किसकी एनर्जी जो है ना वो कैसी है। इधर देखें ज़रा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, लिथियम के बाद हमारे पास आता है जी मैग्नीशियम, फिर हमारे पास आता है लिथियम के बाद हमारे पास आता है बेरिलियम, फिर हमारे पास आता है बोरॉन, फिर हमारे पास आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, और आखिर में क्या आता है आपके पास, नियान आता है। ये देखिए ये कौन सा पीरियड है आपके पास, ये सेकंड पीरियड है। इसको देखें, पीरियड है, आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, लेफ़्ट टू राइट आते हैं, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। यानी रेगुलर पैटर्न ये है कि अगर इधर से मैं इधर आऊँगा तो आपके पास एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़। लेकिन इसके अगर हम वैल्यूज़ को देख लें तो वैल्यूज़ को देख के ऐसा नहीं लगता कि एनर्जी जो है ना वो रेगुलर पैटर्न में क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है। सही लगता है यही है, जिस तरह मैं बात कर चुका हूँ कि रेगुलर पैटर्न में जो है ना वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को लिख के देख लें तो यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 500 किलो जॉल पर मोल है। अगर हम इसकी देख लें तो वो हमारे पास कितनी है, वहाँ पे हमने लिखा भी था, वो 900 किलो जॉल पर मोल है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे फिर से आ जाता है 801। देखें एनर्जी क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी कम हो गई। फिर अगर इधर मैं देख लूँ तो इधर आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ पे आपके पास 884 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे कम, तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा, इंक्रीज। अब जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज आएगा, 402, अब इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ देखें, यहाँ पे डिक्रीज, इसके आगे डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर फर्दर इंक्रीज। अब अगर आगे हम देख लें तो आगे फिर क्या है आपके पास, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन की आपके पास कितनी है, 13, 14। देखें इंक्रीज, फिर क्या हुआ, डिक्रीज। चल रहा है ना, समझ आ रही है आप लोगों को। देखें इंक्रीज है, डिक्रीज है। यहाँ से देखें 500, 900, इंक्रीज, फिर क्या हुआ, डिक्रीज, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज, फिर दोबारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर फिर मैं यहाँ देखूँ तो वो 16, 18 है। देखिए दोबारा से क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर फिर मैं यहाँ देखूँ तो आपके पास कितनी है, 82081। आपको नज़र आ रहा है, ये पैटर्न आपके पास रेगुलर है, बोले रेगुलर है नहीं है। देखें 500 से 900, 900 से फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अब ये इर्रेगुलर पैटर्न क्यों आ रहा है, देखिए रेगुलर पैटर्न क्या है, इंक्रीज, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, इर्रेगुलरिटीज़, या इसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल
एक्सेप्शनल केसेस। और ये याद रखें डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पे एक्सेप्शनल केस हो वहाँ पे आप लोगों का एमसीक्यूज पक्का। एक्सेप्शनल केस तो एमसीक्यूज पक्का। इधर देखते हैं ज़रा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे देखते हैं। इधर देखो, इधर देखें ज़रा, अगर हमें बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लूँ तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2, सही है। अगर मैं बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लूँ तो वो क्या आ रहा है आपके पास? वो आपके पास 1s2 2s2 2p1। इधर देखें, यहाँ पे एस सब शेल क्या है? कंप्लीटली क्या है? फिल्ड है। यहाँ पे पी देख लें, कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं? नहीं है। जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसलिए इसमें कितने हैं? 1 है। तो ये आपके पास क्या है? पार्शली फिल्ड है। क्या है? पार्शली फिल्ड, या इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल है? देखिए मैंने कहा ए ज़्यादा स्टेबल, बी उससे थोड़ा कम स्टेबल और सी सबसे कम स्टेबल। तो देखें, एक में कंप्लीट है और एक में क्या है? पार्शली या इनकम्प्लीट है। तो जिसमें इनकम्प्लीटली हो या पार्शली फिल्ड हो, सही है ना, तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास कम होगी एज़ कम्पेयर टू कंप्लीटली फिल्ड। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के आप लोग बता सकते हैं कि बोरान की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना आपके पास क्या है? ज़्यादा क्यों है। देखें 900 क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड सब शेल। और बोरान की कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द पार्शली फिल्ड या इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आपने याद रखना है। अब अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जाकर ये देख ले तो यहाँ पे भी यही सीन आ रहा है। अगर आप नाइट्रोजन को देख ले तो नाइट्रोजन का क्या है? इधर ज़रा देखें, नाइट्रोजन का क्या आ रहा है? 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन का क्या आ रहा है? 1s2 2s2 2p4। देखिए यहाँ पे क्या है? 3 का मतलब कौन सा फील्ड? 3 का मतलब हाफ फील्ड। मैंने कहा पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, लेकिन ये क्या है? हाफ फील्ड है। 4 में देखें, 4 है तो 4 का मतलब क्या है? इनकम्प्लीटली क्या? इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे देखें, जिसमें कंप्लीटली फिल्ड हो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हाफ फिल्ड हो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा। जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आपके पास कम है। तो ये देखें, स्टेबल, उसके बाद वाला स्टेबल, और फिर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये इरेगुलरिटीज़ जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। और यही रेगुलरिटीज़ आप लोगों को कहाँ पे नज़र आएगी? यही रेगुलरिटी आप लोगों को थर्ड पीरियड में जो है ना वो नज़र आएगी। ये आप लोग जो है ना खुद देख ले, ये आप लोगों का होमवर्क है, खुद देख ले, यहाँ से एमसीक्यूज खुद उठाएं कि एमसीक्यूज जो है ना यहाँ से कैसे बन सकता है। ठीक है, कौन सा? थर्ड पीरियड होमवर्क याद रखें, उसमें भी यही आयनाइजेशन एनर्जी सामने रखें, इस तरह वैल्यू जो है ना आप सामने लिखें, आपको खुद बहुत अंदाज़ा होगा कि आपके पास थर्ड पीरियड में भी ऐसे ही आपके पास क्या आ रही है? इरेगुलरिटीज़ जो है ना वो आ रही है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने जो है ना वो अपने पास याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और बात भी अपने पास नोट करें मैं कहीं भी देख रहा था, इससे एमसीक्यूज भी आया हुआ था। देखें, याद रखें कि नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये याद रखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा है किसके? ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। किसके? ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। फर्स्ट किसके? ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या? कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे? ऑक्सीजन से। बट जो नाइट्रोजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे होते हैं तो वो कम हो जाते हैं किससे? ऑक्सीजन के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्यों है ऐसा? ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है। इधर देखें, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे 2p2 रह जाता है, तो कौन सी कैटेगरी आ जाती है आपके पास? पार्शली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास आ जाता है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो आपके पास आ जाता है, ये कौन सा हो जाता है आपके पास?
हाफ फिल्ड हो जाता है, 4 के बजाय कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। जब हाफ फिल्ड होगा तो फिर आपके पास उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, हमारे पास मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये आप लोग देख लें यहाँ पे, इसको आप लोगों ने लाजमी MCQs के लिए देख लेना है, स्पेशली जो MD कैट के स्टूडेंट हैं वो तो लाजमी जो है ना इसको देख ले। थर्ड पीरियड का मैंने कहा, इसमें भी आप लोगों ने जो है ना वो इस तरह के इरेगुलरिटीज़ को जो है ना वो क्या करना है, देख लेना है। ठीक है जी, अब आते हैं हम ज़रा अगले टॉपिक की तरफ, और वो आपके पास हैं वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी हम इसी ऑक्सीजन के एग्जाम्पल को जो है ना और नाइट्रोजन के एग्जाम्पल को जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। वो आपके पास क्या है, स्पिन पेयर रिपल्जन। क्या जी, स्पिन पेयर रिपल्जन, स्पिन पेयर रिपल्जन। अच्छा, स्पिन पेयर रिपल्जन क्या है, पहले तो आप लोगों ने स्पिन पेयर रिपल्जन को जो है ना वो समझ लेना है। स्पिन पेयर रिपल्जन के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब राइज होता है, जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना सेम ऑर्बिटल को क्या करे, ऑक्युपाई करे। पॉइंट नंबर 1, दिस कॉन्सेप्ट इज अराइज, दिस कॉन्सेप्ट इज अराइजेस व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई क्या जी, ऑक्युपाई सिंगल ऑर्बिटल। नंबर 1, यानी जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाए, एक ही ऑर्बिटल में आ जाए, लेकिन याद रखें विद द अपोजिट स्पिन, विद द अपोजिट स्पिन। ये तो आप लोगों ने याद रखना हो, विद अपोजिट स्पिन, हम सब एक्सप्लेन भी करेंगे। सही है, तो उसकी वजह से ये जो है ना आपके पास अराइज हो जाता है। और ये भी ज़रा याद रखें, इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है ना ये भी याद रखना है कि ये आपके पास क्या है, इसमें क्या होता है स्पिन पेयर रिपल्जन में, इट इज़ ड्यू टू पेयरिंग, जो ऊपर वाली बात इसको हम कहें, इट इज़ ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेम ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या होता है, एक रिपल्जन क्रिएट हो जाता है। देखें, 2 इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में आते हैं तो आपको पता है कि इस पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिटल आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं सेम ऑर्बिटल में, वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। उसी रिपल्जन को हम क्या कहते हैं, स्पिन पेयर रिपल्जन। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, स्पिन भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं। तो ये क्या है आपके पास, रिपल्जन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स present in the same orbital with the opposite spin, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में। देखिए, हमने किताबी बातें याद नहीं रखनी, बस मेन चीज़ें याद रखनी है कि स्पिन पेयर रिपल्जन क्या है। ये अराइज होता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगते हैं, किस चीज़ में, ऑर्बिटल में जब पेयर होने लगते हैं। और जब ऑर्बिटल में पेयर होने लगेंगे तो उस पेयरिंग की वजह से क्या होगा, जो रिपल्जन है वो क्रिएट होगी। अब आपसे पूछे रिपल्जन क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्ज करते हैं। अच्छा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी से क्या ताल्लुक़ है, असल चीज़ यही है। कहते हैं कि एटम्स या एलिमेंट्स हैविंग स्पिन पेयर रिपल्जन, यानी वो एटम, वो एलिमेंट जिसमें स्पिन पेयर रिपल्जन हो, यानी जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में क्या हो जाए, पेयर हो जाए अपोजिट स्पिन के साथ। एलिमेंट हैविंग स्पिन पेयर रिपल्जन हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ये याद रखना है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक एटम अटेन करता होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल क्यों होता है, उस रिपल्जन की वजह से। सही है ना, वो देखिए मिसाल ऐसी है कि एक कमरे में जो है ना ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं कि और बंदे की जगह नहीं है, और एक और बंदा जो है ना आना चाह रहा है,
तो कौन उसको जो है ना वो अंदर आने देगा? कोई नहीं आने देगा। इसलिए अगर एक चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है और उसकी मौजूदगी में एक और नेगेटिव चार्ज उसके करीब आने की कोशिश करता है, तो लाजमी बात है वहाँ पे वो उस इलेक्ट्रॉन को, उस चीज़ को जो है ना बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि आप लोग बाहर जाए, और उसको बाहर से थोड़ा भी कोई धक्का दे दें तो वो जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अनस्टेबल होगी तो आपके पास ईजी हो जाता है किस चीज़ को? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ईजी हो जाता है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ईजी जो है ना वो रिमूव करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। देखें, और ये कहाँ पे आता है? ये भी वहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर ज़रा देखें, मैं एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी आपके पास कहाँ आ जाता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में आ जाता है, और ये सल्फर एंड फास्फोरस में जो है ना यही कुछ होता है, यही कुछ होता है। देखें यहाँ पे नो स्पिन पेयर रिपल्जन, नो स्पिन पेयर रिपल्जन, यहाँ पे कोई स्पिन पेयर रिपल्जन नहीं होता। यहाँ पे हैव स्पिन पेयर रिपल्जन, यहाँ पे स्पिन पेयर रिपल्जन आ जाता है। इसी तरह सल्फर में भी नो स्पिन पेयर रिपल्जन, और फास्फोरस में क्या आ जाता है? स्पिन पेयर रिपल्जन। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किससे? ऑक्सीजन से। सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किससे? फास्फोरस से। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द स्पिन पेयर रिपल्जन। जब इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर होना क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयर होना ये है, ये भी ज़रा देख लें। इलेक्ट्रॉन का पेयर होना क्या है? इधर देखें, आपके पास नाइट्रोजन है, सही है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ ना, 1s2 2s2 2p 2p3, तो देखें ये p सब शेल है, और आपको पता है p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूँ तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं। कितने हैं? 3 ऑर्बिटल। हर एक में एक इलेक्ट्रॉन पहले रख देना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 4 है, तो एक इधर आके क्या हो जाएगा? पेयर। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पिन पेयर रिपल्जन। इसको क्या कहते हैं? स्पिन पेयर रिपल्जन। और इस स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल। जब सिस्टम अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास अनस्टेबल होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? आसान। इसलिए तो ऑक्सीजन की एनर्जी कम हो जाती है किस चीज़ से? नाइट्रोजन से। और फास्फोरस की एनर्जी कम हो जाती है किस चीज़ से? सल्फर से। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है ना ऐसी ही याद रखनी है, बिल्कुल ऐसी आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना वो क्या करनी है? याद रखनी है। अच्छा, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, चंद एक चीज़ें हैं, टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेंथी होता जा रहा है, चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो आप लोगों ने जो है ना बहुत गौर से जो है ना वो क्या करना है? याद रखना है। ठीक है जी। और पहला एक्सेप्शनल जो है, पहला जो एक्सेप्शनल केस है वो आपके पास कहाँ से आता है जी? ग्रुप नंबर 13, यानी कौन से ग्रुप से आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। देखिए, थर्ड ग्रुप में आपके पास कौन से एलिमेंट है? आप लोगों को पता है थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप में आपके पास कौन कौन आ रहा है? बोरान आता है, शाबाश। एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, एंडियम आता है, और थैलियम आता है। ये देखें, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम एंड थैलियम, ये आता है। देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। रेगुलर पैटर्न क्या है? रेगुलर या एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड पैटर्न आपके पास क्या है? यही है कि बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा किस चीज़ से? एल्यूमिनियम की ज़्यादा किस चीज़ से? गैलियम से। गैलियम की ज़्यादा किस चीज़ से? एंडियम से। और एंडियम की ज़्यादा किस चीज़ से? थैलियम से। ये क्या है? एक्सपेक्टेड। ये क्या है? एक्सपेक्टेड। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास यही है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना? डिक्रीज होना। बट ऐसा होता
नहीं है। आपके पास क्या हो जाता है, बोरान पहले आ जाता है, फिर उसके बाद कौन आ जाता है, टेलियम, फिर उसके बाद कौन आ जाता है, टेलियम। देखिए बोरान पहले नंबर पे, कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। टेलियम कौन से नंबर पे, देखिए टेलियम आपके पास आखिरी नंबर पे, लेकिन कौन से पोजीशन पे आ जाता है, कौन से पे, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। अब ये देखिए फिर इसके बाद हमारे पास कौन आ जाता है, फिर इसके बाद आपके पास गैलियम आ जाता है। कौन आ जाता है, गैलियम। देखिए गैलियम थर्ड पे, तो यहाँ पे भी क्या इस पे आ जाता है, थर्ड पे आ जाता है। अब आगे देखिए इसके बाद हमारे पास कौन आ जाता है, आपके पास जो है ना वो एंडियम आ जाता है, और लास्ट में कौन आ जाता है आपके पास, एल्यूमिनियम। देखें एल्यूमिनियम जो सेकंड पोजीशन में, कौन से पोजीशन में, जो सेकंड पोजीशन में, वो कहाँ पे चला जाता है, आखिर में चला जाता है। नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखिए एल्यूमिनियम इधर आ जाता है और आखिर में कौन, एंडियम चला जाता है। ये आपके पास एक्यूरेट पैटर्न है, ये वाला एक्यूरेट पैटर्न, ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। थर्ड ग्रुप में क्या होता है, बोरान, रेगुलर पैटर्न क्या है, बोरान की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर एंडियम की, फिर किसकी, किसकी, टेलियम, टीएल का मतलब टेलियम। और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, बोरॉन पहले आ रहे हैं, फिर कौन आ रहा है, टेलियम, फिर कौन आ रहे हैं, गैलियम, फिर कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, फिर आपके पास कौन आ रहा है, एंडियम। ये आप लोगों ने याद रखना। ऐसा क्यों है, देखें इसको समझना यहाँ की बात है या नहीं है, कोई पूछता है नहीं पूछता, आप लोगों ने ट्रेंड लाजमी याद रखना है। लेकिन अगर आप लोगों को याद भी रखना है तो इसके एक रीजन, इसको कहते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इसको कहते हैं। बस ये वर्ड भी आप लोगों के लिए बहुत है कि अगर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 13 जो थर्ड ग्रुप है उसमें आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटीज़ किस वजह से हैं, तो अगर वो ये ऑप्शन देता है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, टिक कर देना है कि लेंथेनाइड एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज आ जाती है। इसलिए यहाँ पे मैं बार बार इसको टिक कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये इरेगुलर पैटर्न। अच्छा एक और मैं आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ इसी से रिलेटेड, और वो क्या है आपके पास, वो ग्रुप नंबर 14, कौन सा, यानी ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, जो ग्रुप नंबर 4 है उसमें भी आपके पास जो है ना बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो क्या नज़र आएगी, आपके पास इरेगुलरिटीज़ जो है ना वो नज़र आएगी। आप लोगों ने उसको भी क्या करना है, ऐसा इस तरह देख लेना है, और आप लोगों ने मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका असल में रेगुलर पैटर्न ये है, तो हम आपको वहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये बातें जो है ना आप लोगों ने याद रखनी। अब आखिर में एक बात करते हैं और इस टॉपिक को जो है ना कवर करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। सही है। और ज़्यादा डिस्कस भी चीज़ें नहीं करते। सही है। फिर और भी तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एमडीकेट एमसीक्यूज बेसिस नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है आपके पास, इधर देखें, कहते हैं कि अगर एक एटम है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। अगर एक एटम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो सुने इसके मेटालिक करैक्टर क्या होंगे, इसके मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी कम, मेटालिक करैक्टर ज़्यादा। सही है, ये याद रखना है। और यहाँ पे देखें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, तो आपके पास मेटालिक करैक्टर क्या होंगे, मेटालिक करैक्टर आपके पास कम होंगे। इसका मतलब क्या कि जिनके आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, जिनके आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ज़्यादा, वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वो आपके पास क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। इसके साथ एक और बात भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। इधर देखें, ये अगर मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है तो ये ऑक्साइड कौन से बनाए, खैर ये तो यहाँ की बात है नहीं, लेकिन चलो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। लेकिन अगर इसे देखें, अगर वो मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है तो वो जब कंपाउंड बनाएंगे ना, ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें तो वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड जो है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है जी। ये जो हमने पढ़ा आज, इट इज़ अ वेरी 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 कहते हैं ना कि कंप्रेहेंसिव जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में है। सही है। अगर कोई एक स्टूडेंट इसको A to Z वहाँ से यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा इस पूरे लेक्चर में, वो अगर अपने पास नोट कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के भी MCQs आ जाए वो उसमें से हेजिटेट होगा, उसको सारा कुछ आता होगा। और ये भी बेटा जहन में याद रखें कि आप लोगों ने चीज़ें लिखनी हैं। देखें, लिखने से उलूम समझ में आते हैं।
लिखने से क्या होता है, उलूम समझ में आते हैं। आप लोगों ने चीज़ें लिखनी है, लिखोगे तभी बातें समझ आएगी। लिखी हुई चीज़ इंसान से नहीं भूलती, वरना लिखता नहीं है, इंसान से भूल जाता है। इसलिए आप लोगों ने ये सारे पॉइंट लिखने हैं, और लिखने के बाद आपने इसको एक बार लाजमी जो है ना किताब वगैरह से क्या करना है, रीड करना है, वहाँ पे पढ़ लेना है। इसमें जिस तरह के भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, हम आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप लोगों ने वहाँ पे सिर्फ आके कमेंट में क्वेश्चन कर देना है। हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जितने भी वो चैनल चलाने वाले जो भी है, वहाँ पे आपको जो है ना हर वक्त वो अवेलेबल होंगे। वो आपको एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर वहाँ पे बताएंगे। ठीक है जी। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो बता दें। इसके बाद यही है कि मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारे लेक्चर। इंशाल्लाह एंजॉय करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।